हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे मैराइन हैबिटेट की कि मैराइन हैबिटेट क्या होता है। मैरीन में जो किस तरह का उनका हैबिटेट होता है, वो एनिमल्स वहाँ पर अच्छी तरह से सरवाइव कर सकते हैं, उनमें कौन से अनुकूलन होते हैं। समुद्री जो आवास है वो अपनी अर्थ के लगभग 70% भाग पर प्रेजेंट है और ये जीवन के लिए सबसे बड़ा एक हैबिटेट है, आवासीय स्थल है। और मैराइन हैबिटेट की जो औसत डेप्थ है लगभग 4000 मीटर है। और मैरीन में अपन देखते हैं कि जीवों एवं उनके वातावरण के साथ साथ जो इनका अपन स्टडी करते हैं उनके वातावरण का, तो वह ओशियोनोग्राफी कहलाती है। और यह जो समुद्री आवास है ये इसको मैराइन जो मैरीन इकोलॉजी कहते हैं। तो लाइफ का जो प्राइमरी जो इवोल्यूशन हुआ था एवं जो डेवलपमेंट महासागरों में ही हुआ था, यानी कि जब इवोल्यूशन जो इनिशियल स्टेज में जब स्टार्ट हुआ तो उसका इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट वो महासागरों में हुआ था। अतः जो सक्सेस लाइफ और उसकी आवास की जो दृष्टि से अपन देखें तो मैराइन हैबिटेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कारण से अर्थ के छोटे से छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे लेकर बड़े से बड़े एनिमल्स तक वो मैराइन में पाए जाते हैं। तो मैराइन हैबिटेट में जल की स्थिरता एवं एक रूपीय वातावरण के कारण यह आवास विभिन्न एनिमल्स का एक आश्रय स्थल होता है। तो इनके कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं, जैसे अपन बात करेंगे कि उनके फिजियोलॉजिक जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो मैराइन हैबिटेट के क्या होते हैं जिनकी वजह से वहाँ पर जीव आवास अपना आवास आराम से बना सकता है। इसमें अपन देखते हैं कि जो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो मैराइन होता है उसमें सोलर एनर्जी का सबसे बड़े ये एक भंडार ग्रह है। और जो टेरेस्ट्रियल्स हैबिटेट से जो रिवर्स हैं या स्ट्रीम्स हैं उनके द्वारा वो ऊष्मा को ले जाता है। मैराइन में जो स्टोर्ड यह जो एनर्जी जो हीट एनर्जी है ऊष्मा है, ये संपूर्ण भूमंडल के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और समुद्रों में चरम जो एपेक्स जो क्लाइमेट जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री से 40 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक होता है। जबकि भारतीय महासागरों में यह जो टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री से 25 डिग्री तक होता है। तो ट्रॉपिकल्स जो रीजन होते हैं उनमें टेम्परेचर चेंज अधिक नहीं होता है। जो समुद्र जल का जो घनत्व है वो टेम्परेचर के कम होने के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसी प्रकार टेम्परेचर के कम होने के साथ साथ ऑक्सीजन की जो डिजोल्विटी है उनकी विलेयता है वो बढ़ जाती है। जो मैराइन एनिमल्स होते हैं उनके टेम्परेचर के प्रति अलग अलग उनके रेस्पॉन्स होते हैं और इस जो रेस्पॉन्स के कारण मैराइन एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इफेक्टेड होता है। मैराइन एनिमल्स में टेम्परेचर के अनुरूप कुछ जो उनकी स्ट्रक्चरल जो वेरिएशंस भी पाई जाती हैं। जैसे अपन देखते हैं कि ठंडे समुद्रों की जो मछलियों की जो वर्टिब्रेट होती है उसकी जो संख्या है वो कम होती है। और जो गर्म समुद्रों की जो फिश होती हैं उनसे उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ठंडे समुद्र हैं उनमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी लंबे समय के बाद में आती है, तब तक उनकी जो वर्टिब्रे हैं उनकी संख्या में ग्रोथ होती रहती है। यद्यपि इस मैटर में अपन देखते हैं कि कुछ अपवाद भी होते हैं। अब होता है उनकी सैलिनिटी। सैलिनिटी जो मैराइन के खुले क्षेत्र होते हैं उनकी सैलिनिटी लगभग 3.5% होती है, यानी उनमें इतने मात्रा लवणों की पाई जाती है, लवणता पाई जाती है। यद्यपि अलग अलग जो समुद्रों में सैलिनिटी का मान भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है।
अपन देखते हैं कि जो मैरीन हैं उनमें 80% तक सैलिनिटी सोडियम तथा क्लोरीन के कारण होती है। और मैराइन में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एक दूसरे को न्यूट्रल करते रहते हैं। इस कारण जो अपना मैराइन जल है, वाटर है, वो थोड़ा क्या होता, क्षारीय होता है। यह गुण बहुत ज़्यादा जो बायोलॉजिकल्स इम्पोर्टेंसी है इसकी। और सोडियम और क्लोरीन के अलावा जो मैरीन वाटर में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फाइड आदि भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ मैरीन जो एनिमल्स होते हैं इन जो तत्वों का अवशोषण और संग्रह भी करते हैं, जैसे रेडियोलोरियंस है वो स्ट्रोंशियम सल्फेट का, और जो श्रृंगी कोरल है वो ब्रोमीन का, एसिडियन है वो बेनेडियम का क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो सैलिनिटी में जो चेंज होने के कारण वहाँ पर जो काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं और उसके कारण जल का जो विशिष्ट जो ग्रेविटी होती है वो चेंज हो जाती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज से जो मैरीन एनिमल्स हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं। हम देखते हैं कि जो मैराइन एनिमल्स का जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम और सिलिकॉन से बना हुआ होता है। इसी कारण इनके जो डूबने की संभावना अधिक रहती है और इससे बचने के लिए इनमें स्विम ब्लैडर पाया जाता है जो उनको स्विमिंग के लिए काम करता है। इस ब्लैडर का जो यूज होता है वो हाइड्रोस्टैटिक्स रेगुलेट करने के लिए किया जाता है कि जल स्थितिकी बने। और सैलिनिटी कम होने पर रेस्पायरेशन की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है और एनिमल्स में अधिकांश एनर्जी का यूज ऑस्मो रेगुलेशन में किया जाता है। सबसे अधिक जो रेस्पायरेशन रेट है वो यूशेरी के एनिमल्स में पाई जाती है। और अधिक सैलिनिटी से जल में पाए जाने वाले जो एनिमल्स के स्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट अधिक डिपॉजिट होती है। और कम जो सैलिनिटी वाले जो वाटर है उसमें जो एनिमल्स का जो एक्सोस्केलेटन है उसमें भी वो अधिक अपेक्षाकृत पतला होता है। जब टेम्परेचर अधिक होता है तो एनिमल्स में कम सैलिनिटी को भी टॉलरेंस या टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है। अब बात करेंगे अपन लाइट का। तो लाइट होता है वो अपन देखते हैं कि लाइट का फोटोसिंथेसिस या हीट में, रेडिएशंस में या देखने में साथ साथ बहुत ज़्यादा संबंध होने के कारण जो एनिमल्स होते हैं, मैराइन जो हैबिटेट होता है उसमें एक महत्वपूर्ण कारक का कार्य करता है। प्रकाश का जल में जो पेनिट्रेट होने से इसकी जो आपातित जो एंगल बनता है उस पर डिपेंड करता है। केवल लॉन्गिट्यूडनल जो रेज होती हैं वो ज़्यादा डेप्थ तक एंटर करती हैं और जो इनका जो प्रकाशीय जो लाइट पेनिट्रेशन के आधार पर जो मैरीन जो रीजन है उसको अपन यूफोटिक्स जोन्स, डायस्फोटिक जोन और एफोटिक्स जोन कहते हैं। एफोटिक में लाइट नहीं होती है। तो इस तरह से अपन इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइट की जो बैंगनी और जो अपन अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, लेथल हैं उसके लिए। इससे बचने के लिए अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, यानी वो रात में चलने वाले होते हैं। और जो रात्रिचर होने के कारण ये परभक्षी होने से बच जाते हैं और गहरे जो समुद्र हैं उनमें पाए जाने वाले एनिमल जो लाइट की एब्सेंसी के कारण उन क्या होता है, कलरलेस होते हैं, उनका कलर नहीं होता है किसी भी तरह का। और वो जितनी जितनी गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनिमल्स भी फ्लैट होता जाएगा। प्रेशर, टेम्परेचर के कारण समुद्री जो एनिमल्स होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से प्रभावित होते हैं। अधिकतर जो प्रेशर होता है
वो प्रेशर के कारण कैल्शियम का जो डिके होता है वो कठिन होता है। अधिक प्रेशर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह इकट्ठी हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट को अधिक डिजोल्व बना देती है, वो ज़्यादा घुलनशील हो जाता है। तो समुद्र में ज्यों ज्यों गहराई बढ़ती जाती है त्यों त्यों जो प्रेशर का मान बढ़ता जाता है और प्रेशर का मान जो समुद्री सतह पर एक एटम एवं अधिक गहराई पर 1000 एटम होता है और प्रेशर में चेंज होने के कारण एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इफेक्टेड होता है। कुछ एनिमल्स जो प्रेशर के कम होने पर सरफेस तक ही सीमित रहते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स में यह अत्यधिक डेप्थ पर भी प्रेशर को सहने की कैपेसिटी होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण उन पर वो एनिमल्स क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं और इस प्रकार से वो अपना कार्य करते हैं। अब आता अपना वेव यानी लहरें, तरंगें, वो क्या इफ़ेक्ट करती हैं साहब। तो जो वेव्स होती हैं उनका सर्वाधिक इफेक्ट जो इंटरटाइडल जोन्स में होता है और समुद्र में 17 मीटर तक की जो ऊंची लहरें देखी जा सकती हैं, यानी इतनी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और ये जो वेव्स होती हैं वो एक बहुत बड़ी चट्टान हो तो उसको भी ये हिला सकती हैं। तो इन वेव्स के कारण जो पड़ने वाला दाब होता है वो 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इन लहरों के कारण जहाँ एनिमल्स की डेथ हो जाती है वहीं दूसरी तरफ इसके फायदे भी हैं, क्योंकि इसके कारण जल में जो ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक समान हो जाता है, मिक्स हो जाता है और इन वेव से एनिमल्स पर जल का स्प्रे भी हो जाता है तथा वे सूखने से बच जाते हैं। और वेव के इफेक्ट से जो कोरल रीफ होती हैं उनकी जो साइज होती है उसमें भी वो चेंज हो जाती है। अब बात करेंगे अपन टाइड की। टाइड देखते हैं कि जो सन एंड मून का जो ग्रेविटी अट्रैक्शन है उसके कारण जो मैरीन का जो वाटर है उसका स्तर रेगुलेटरी रूप से कम या अधिक होता रहता है और इसका घटना जैसे टाइड कहलाता है। और टाइड की जो वेव्स होती हैं वो 12 आवर्स में एक बार आती हैं और जब कंप्लीटली जो मून नाइट होती है, चंद्रमासी होती है एवं नए जो मून के दिन वो जो टाइड वेव्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये जो टाइड वेव्स हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का फ्लड टाइड्स एवं एव टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स में के नाम से जाना जाता है। फ्लड टाइड्स में जो मैरीन का जो वाटर लेवल है वो बढ़कर जो तट वाले जो रीजन्स होते हैं उन तक उनको ढक लेता है। जब एब टाइड होता है उसमें क्या होता है कि जो वाटर लेवल होता है वो उतर जाता है और स्प्रिंग टाइड में पूर्णमासी व जो अमावस्या होता है उसके दिन जो वाटर लेवल होता है उसका उच्चतम और निम्नतम होता है, हाई और लो। और नीप टाइड में जो टाइड होता है वह प्रत्येक माह में 2 बार हाई वाटर लेवल को प्रदर्शित करता है। तो जो टाइड वेव होती हैं वो टाइड वेवों का जो इकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट होता है मुख्यतः 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है ड्यूरेशन ऑफ इमर्जेंस यानी कि जलमग्नता का कुल काल कितना होता है और टाइम ऑफ एक्सपोजर्स और उनका उद्भाषण का समय क्या होता है, इस पर डिपेंड करता है। यद्यपि अपन देखते हैं कि जो एक्सपोजर का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तो यह इंटरटाइडल्स एनिमल्स को इफेक्टेड करता है जिनका कि वो सूख जाते हैं, उनमें शुष्कन हो जाता है। और दिन के मध्यकाल में अथवा
अधिक गर्मी के कारण भी ये एनिमल्स पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो फिजिकल जो अपन फैक्टर्स हैं उनमें इन की अपन बात करते हैं, और आगे अगले वीडियो में फिर अपन बात करेंगे। तो इस तरीके से ये जो मैरीन एनिमल्स के जो हैबिटेट होती है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनको अपन ने देखा।